हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 और 24 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 23 और 24 मार्च के करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उनको आप अच्छे से नोट जरूर कर लेना, क्योंकि बच्चों नोट करने से और लिखने से चीजें आपको ज्यादा समय के लिए याद रह पाती हैं। तो इसीलिए आप सारे क्वेश्चंस को डेली रूटीन से नोट जरूर किया कीजिए। और बच्चों, आपको पता है कि मैं आपको क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको भी आपको साथ ही साथ डिस्कस करके बताती जाती हूँ। क्वेश्चन के साथ आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको पता है कि कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों आपके स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड होते हैं। स्टैटिक जीके आपको पता है कि एग्जाम में कितनी ज्यादा पूछी जाती है। तो इसीलिए आप वीडियो से आपके दो फायदे हैं। एक तो आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता जाता है और साथ ही साथ स्टैटिक जीके जो कि बहुत ही ज्यादा होता है और इसको हम एक साथ किसी भी तरीके से कवर नहीं कर सकते। तो स्टैटिक जीके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों क्या होता है कि आप करंट अफेयर्स डेली पढ़िए और जो भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं उनके साथ जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं आप उनको भी अच्छे से याद किया कीजिए। ठीक है, इससे आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट अपनी जीके में देखने को मिलेगी। क्लियर है? और बच्चों, अगर आपको ये चीजें फॉलो करनी है रूटीन से, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिया जाता है उसको भी आपको ऑन करना होगा, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए आपको जो पहले काम करना है वो क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस दिन विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है। तो हमें बताना है कि जो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस है ये किस तारीख को मनाया गया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 20 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 मार्च को। 21 मार्च को हर साल विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम बच्चों ये क्या है, ये एक प्रकार की बीमारी है, यानी कि रोग। और डाउन सिंड्रोम को बच्चों हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जो दूसरा नाम है वो क्या है, ट्राइसोमी 21। ठीक है, ट्राइसोमी 21। 21 जो यहाँ पर आया है बच्चों, इसका क्या मतलब है। आप जानते हैं कि जो मानव शरीर में गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, आमतौर पर जो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। और मानव शरीर में जब इन गुणसूत्र में जो 21वां गुणसूत्र है, ठीक है, तो मानव शरीर के अंदर 21वें गुणसूत्र की जब कॉपी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, यानी कि कॉपी यानी कि एक एक्स्ट्रा सिंड्रोम सॉरी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाता है बॉडी में, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। जिसके कारण जो मानव जो भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है उसे या तो मानसिक या फिर शारीरिक बीमारियों से जूझना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इस बीमारी से मानसिक अवस्था पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और बच्चों, ये जो रोग है ये बचपन से ही होता है। ठीक है, और ये एक जेनेटिक रोग है। ये कैसा है, ये रोग आपका जेनेटिक यानी कि हम कह सकते हैं आनुवांशिक रोग होता है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इस वर्ष इस दिवस की थीम समावेश का मतलब रखा गया है, यानी कि इस साल जो इस दिवस की थीम है वो क्या रखी गई है, समावेश का मतलब। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो हमें बताना है कि जो पुष्कर सिंह धामी है ये किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। और बच्चों पुष्कर सिंह धामी चुनाव से पहले भी वहां के सीएम थे, यानी कि दोबारा से इन्होंने मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, इन्होंने उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। ये किसकी बात हो रही है? पुष्कर सिंह धामी की। यानी कि उत्तराखंड में जो अभी चुनाव हुए हैं, तो उस चुनाव में ये खटीमा नाम की जो जगह है, विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये हार भी गए थे। ठीक है, ये हार गए तो ये मुख्यमंत्री कैसे बन गए? तो बच्चों आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार ने जीत हासिल की है उत्तराखंड के चुनाव में। उत्तराखंड में कुल 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 32 सीटों पर जो 32 सीटें हैं उस पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो इसीलिए बीजेपी पार्टी जो है वो जीती है और बीजेपी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्लियर है? और इस तरीके से ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री होंगे राज्य के? तो आपका आंसर क्या होगा? 11वें। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नजमुल शाह, जय शाह, सौरभ गांगुली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जय शाह। जय शाह को क्या किया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है? और आप इन्हें इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये कौन है? जय शाह है। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। ठीक है, ये जो जय शाह है ये कौन है? बीसीसीआई के सचिव। बीसीसीआई बच्चों ये क्या है? इसको मैंने आपको पहले भी बताया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्लियर है? तो ये आपका बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो गया। तो बीसीसीआई के जय शाह कौन है? सचिव है प्रेजेंट टाइम पे। अब बच्चों यहाँ पर एशियाई क्रिकेट परिषद, यानी कि इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? एसीसी, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, तो आपको बताना है कोलंबो। कोलंबो बच्चों ये श्रीलंका का शहर है। ठीक है, जो श्रीलंका देश है इसका ये शहर है कोलंबो, और कोलंबो श्रीलंका की पुरानी राजधानी भी है। और यदि हमसे पूछा जाए कि वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, श्रीलंका की प्रेजेंट टाइम पे राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने पुराकोटे। ठीक है, तो श्रीलंका की जो वर्तमान में राजधानी है वो क्या है? श्री जयवर्धने पुराकोटे। और बच्चों कोलंबो जो है ये श्रीलंका की प्रेजेंट टाइम पे आर्थिक राजधानी है। कैसी राजधानी है ये? आर्थिक राजधानी है। ठीक है, और बच्चों एसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 13 सितंबर 1983। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किस देश की सेनाओं के बीच शुरू हुआ है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश और अमेरिका, भारत और श्रीलंका, भारत और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है? एक्स डस्टलिक, और ये भारत और उज्बेकिस्तान देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये अभ्यास 22 मार्च से 31 मार्च 2022 तक यांग्यारिक उज्बेकिस्तान में शुरू हुआ है। यानी कि उज्बेकिस्तान में एक जगह है यांगियारिक। ठीक है, इस जगह पे ये जो अभ्यास है ये शुरू हुआ है। ठीक है, अब बच्चों उज्बेकिस्तान कंट्री की बात आई है, तो उज्बेकिस्तान की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो आपको क्या बताना है? ताशकंद। ठीक है, और उज्बेकिस्तान बच्चों ये आपका एशिया महाद्वीप में ही देश पड़ता है। जो तान वाली कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये तान वाली कंट्रीज आस ही पास है, उन्हीं में से एक ये देश है उज्बेकिस्तान। क्लियर है? और बच्चों उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? सोम है। ठीक है, तो यहाँ की जो मुद्रा यानी कि करेंसी है इसे हम क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। उज्बेकिस्तान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं बच्चों उनका नाम क्या है? शवकत
मिर्जियोयेव, ठीक है, इनका नाम क्या है, शवकत मिर्जियोयेव। क्लियर है, तो ये आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? जो नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करना है, तो इसके लिए जो दिवस है अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये किस दिन मनाया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 20 मार्च। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 मार्च। 21 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है बच्चों खत्म करना, ठीक है, किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना। तो नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस मनाया जाता है। और ये किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो बच्चों ये हर साल आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों इस साल इस दिवस का विषय क्या रखा गया है, जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज, ठीक है, यानी कि जो जातिवाद है, नस्ल भेद का मतलब ही है यहाँ पे जातिवाद से, ठीक है, तो जातिवाद के खिलाफ क्या करना है, कार्रवाई करना है, इसके लिए आवाज उठानी है, ठीक है, तो ये इस दिवस की थीम रखी गई है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं फजा अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप विश्व पैरा एथलेटिक्स टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, लंदन, दुबई, मुंबई या फिर टोक्यो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुबई। तो दुबई में हाल ही में 13वीं फजा अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप विश्व पैरा एथलेटिक्स टूर्नामेंट आयोजित हुई है। क्लियर है? चलिए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों इस टूर्नामेंट में 29 सदस्यीय जो भारतीय टीम है, यानी कि भारत की ओर से कुल 29 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में। तो जिनका नेतृत्व किसने किया है, भारत की टीम का धर्मवीर, ठीक है, तो भारत की टीम का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है, धर्मवीर ने। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? तो हमें बताना है भारत के किस राज्य में डोल उत्सव मनाया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो बच्चों पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया जाता है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों इसे डोल यात्रा भी कहते हैं, ठीक है, डोल उत्सव को हम डोल यात्रा के भी नाम से जानते हैं। जो यात्रा है बच्चों ये यहाँ का जो है आपका लोक नृत्य भी है यात्रा, ठीक है, और इसी में ये नृत्य किया जाता है इसी उत्सव के अवसर पर। तो आपका जो यात्रा नृत्य है वो इसी में किया जाता है। और ये रंगों का त्योहार है, यानी कि जो लोग हैं इस त्योहार में क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, होली की तरीके से इसको मनाया जाता है। और जो बच्चों बता दूं आपको, ये जो उत्सव है पश्चिम बंगाल में, ये बंगाल के कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी त्योहार होता है, ठीक है, क्योंकि जो हिंदू वार्षिक कैलेंडर होता है, हिंदू के कैलेंडर के हिसाब से जो हिंदू का कैलेंडर है उसमें साल की शुरुआत चैत्र के महीने से मानी जाती है। तो इसी प्रकार बंगाल में जो कैलेंडर माना जाता है वहां का, तो वहां पे जो उस कैलेंडर के हिसाब से ये साल का आखिरी त्योहार माना जाता है। क्लियर है? अब बच्चों पश्चिम बंगाल राज्य की बात आई है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी ये क्या है, कोलकाता है। यहाँ की प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री है इनका नाम क्या है, ममता बनर्जी है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है बच्चों वो कौन है, जगदीप धनखड़। क्लियर है? तो प्रेजेंट टाइम पे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने भारत को उसकी 29 प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटा दी हैं? तो किस देश ने ऐसा किया है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर पुर्तगाल। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश ने क्या किया है, भारत की जो 29 प्राचीन कलाकृतियां हैं, ये कलाकृतियां बच्चों लगभग 9वीं और 10वीं सदी की मानी जाती है। ये जो कलाकृतियां हैं ये 9वीं 10वीं सदी की मानी जाती हैं। तो इन कलाकृतियों को क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया देश ने वापस कर दिया है भारत देश को, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज में,
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन कलाकृतियों यानी कि इन मूर्तियों का अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इनमें शिव और उनके भक्त, शक्ति की आराधना करने वाले भक्त, ये दोबारा से टाइप हो गया, सॉरी, शक्ति की आराधना करने वाले भक्त, भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूप जैसी वस्तुएं शामिल है। वस्तुएं का मतलब है यहाँ इसमें कलाकृतियों में कई सारी ऐसी प्राचीन वस्तुएं हैं और मूर्तियां। ठीक है, वस्तुओं के साथ साथ वस्तुओं में ही ये शामिल हो जाएगा आपका मूर्तियां। तो इनको क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया देश ने भारत को वापस दे दिया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बच्चों हमें बताना है कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिजोरम, गोवा, मणिपुर और बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर। मणिपुर के सीएम बने हैं कौन, एन बीरेन सिंह। और बच्चों ये भी एन बीरेन सिंह मणिपुर के दोबारा से सीएम बने हैं। ठीक है, और इन्हें आप इमेज में देख भी सकते हैं, ये कौन है, एन बीरेन सिंह। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एन बीरेन सिंह ने हिंगांग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़के चुनाव जीता भी था। तो इनकी जो विधानसभा सीट है ये कौन सी है, हिंगांग, जो कि मणिपुर राज्य में आती है। अब बच्चों मणिपुर राज्य की बात आई है तो मणिपुर की राजधानी ये क्या है, इम्फाल है। और यहाँ के जो राज्यपाल है बच्चों वो कौन है, ला गणेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मणिपुर के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है, ला गणेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप को लॉन्च किया है। क्लियर है, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। अब एचडीएफसी बैंक की बात आई है बच्चों, तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय ये कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। एचडीएफसी बैंक की जो प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है उनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एचडीएफसी बैंक के प्रेजेंट टाइम पे जो सीईओ है उनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में सरदार बर्डे मोहम्मदो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के ये नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम क्या है, सरदार बर्डे मोहम्मदो। ठीक है, अब बच्चों तुर्कमेनिस्तान देश की बात आई है, और तुर्कमेनिस्तान ये कंट्री तान से जो कंट्री आती हैं उनमें से भी एक कंट्री है, और ये आपकी एशिया महाद्वीप में आती है। ठीक है, ये कौन से महाद्वीप में आएगी, एशिया महाद्वीप में। और तान कंट्रीज कौन कौन सी, ये भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो बच्चों तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, अशगाबाद है। और यहाँ की जो मुद्रा है बच्चों वो क्या चलती है, मानात चलती है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी वो क्या है, मानात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता है? तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, स्पोर्ट मतलब खेल का स्टार, पूरे साल में, ऑफ द ईयर पूछा गया है हमसे कि ये किसे चुना गया है, किसे जीता है ये अवार्ड। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देवेंद्र झाझरिया, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी हाल ही में क्या किया, टोक्यो ओलंपिक में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये किस गेम में इन्होंने जो स्वर्ण पदक हासिल किया है वो है आपका भाला फेंक। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में एकल स्पर्धा में क्या किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। वो भी किस गेम से, किस गेम को खेल करके, वो था कौन सा, भाला फेंक। क्लियर है, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, मीराबाई चानू को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर यानी कि वो भी किस कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है।
नीरज चोपड़ा को ये पुरस्कार मेल कैटेगरी में यानी कि पुरुष कैटेगरी में दिया गया है और मीराबाई चानू को फीमेल कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मीराबाई चानू ने भी क्या किया था, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए हैं। तो बच्चों हमें बताना है कि जो पद्म पुरस्कार हैं वो राष्ट्रपति भवन में किसने दिए हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, राष्ट्रपति भवन की बात आई है तो राष्ट्रपति भवन में जो बड़ा होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति भवन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही सर्वोच्च पद होता है किसका, राष्ट्रपति का। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रामनाथ कोविंद। तो श्री रामनाथ कोविंद प्रेजेंट टाइम पे कौन है, भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और आप यहाँ इमेज में देख भी पा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, पद्म पुरस्कार से लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। और पद्म पुरस्कार बच्चों इस साल कितने दिए गए हैं, कितने लोगों को दिए गए हैं, कौन सा पद्म पुरस्कार किसे दिया गया है, ये सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों पद्म पुरस्कार जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। ये बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन पहले बताया है कि जो पद्म पुरस्कार है इनकी घोषणा कौन करता है। तो आपको बता दूं कि ये गृह मंत्रालय करता है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है ये क्वेश्चन कि पद्म पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। और इन पुरस्कारों को प्रदान कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इन पुरस्कारों को देता है। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर विश्वविद्यालय परिसर में एक भूकंप चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। तो भूकंप चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है, वो भी कहां पर, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर विश्वविद्यालय के परिसर में। तो ये किस राज्य में स्थित है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में भूकंप चेतावनी प्रणाली जो आपका महाराष्ट्र राज्य का विश्वविद्यालय है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर, यहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। क्लियर है। चलिए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसने इसको विकसित किया है और ये आपका कहाँ पर स्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो बच्चों आपको बता दूं मुंबई के पास एक जगह पड़ती है ट्रॉम्बे। ठीक है, ट्रॉम्बे नाम की जगह पे ये बना हुआ है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने ही इसे विकसित किया है इस विश्वविद्यालय में। बच्चों इसकी सहायता से क्या होगा, सोलापुर महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, वहां से लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र में भूकंप की चेतावनी 15 दिन पहले मिल सकेगी। ठीक है, यानी कि भूकंप का जो अनुमान है वो पहले से अभी तक नहीं लगाया जा पाता है क्योंकि इस तरीके के अभी इक्विपमेंट नहीं बने हैं, पता नहीं चल पाता है, भूकंप अचानक से आता है और कई सारी अगर भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा होती है तो बहुत सारी तबाही भी हो जाती है। तो इसीलिए भूकंप की तीव्रता और कह सकते हैं कि भूकंप आने से पहले क्या हो सके, अनुमान लग सके, तो इसके लिए भी जोर शोर से क्या हो रहा है, काम चल रहा है। जो वैज्ञानिक होते हैं, जो शोधकर्ता है, वो इस चीज में लगे हुए हैं कि कैसे भी हमें भूकंप आने से पहले उसकी जानकारी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है आपका बनाया गया है। ठीक है, एक ट्रायल के तौर पे बनाया गया है इसको देखा जाए तो। ठीक है, तो देखते हैं कितना कारगर होता है और अनुमान है कि ये लगभग 15 दिन पहले चेतावनी दे देगा कि किसी भी जगह अभी तो जहां पर लगाया गया है उसके लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में ये अनुमान देगा। ठीक है, और कितने दिन पहले, 15 दिन पहले। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में किन देशों के बीच लामीतीय 2022 का 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो लामीतीय 2022 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास ये किन देशों के बीच में शुरू हुआ है। इसके ऑप्शन मेंशन करना बच्चों मैं भूल गई हूँ, सॉरी इसके लिए। तो आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है आपका भारत और सेशेल्स। ठीक है, यानी कि जो लामितीय 2022 का 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, ये किन देशों के बीच शुरू हुआ है? भारत और सेशेल्स के बीच में। क्लियर है? तो ये आप याद कर लेना। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, ये अभ्यास सेशेल्स रक्षा अकादमी, सेशेल्स में ही एक जो एकेडमी है सेशेल्स रक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है? अब बच्चों सेशेल्स देश की बात आई है, तो जो सेशेल्स कंट्री है ये बच्चों आपका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब होता है पानी के बीच में जो बसा हुआ है देश। तो ये कैसा देश है आपका? एक द्वीपीय देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है और ये बच्चों आपका अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व दिशा में पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो राजधानी है वो क्या है? विक्टोरिया है। और सेशेल्स की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी वो क्या है? सेशेल्सी रुपया। क्लियर है? सेशेल्सी रुपया यहाँ की करेंसी है। तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है? आपका काम है क्या, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर जरूर किया कीजिए। शेयर करने से उन बच्चों की भी हेल्प हो पाएगी, उन्हें भी पता चल पाएगा। ठीक है, और जो भी वीडियोस हैं, जो भी आपको बेहतरीन कंटेंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। और क्या करना है? वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। क्लियर है? और क्या करना है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को इस तरीके से ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन ऑन करना जरूरी है क्योंकि बच्चों आप देख पा रहे हैं कि लगातार हमारे चैनल पर यूपी पुलिस और लेखपाल के जो क्लासेस हैं इनके लिए शुरू की जा चुकी हैं और सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बेहतरीन क्लासेस आपको दी जा रही हैं डेली। तो इसीलिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना है ताकि इन क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।